इनफर्टिलिटी या बांझपन, इनके कारण क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इनका क्या निवारण या ट्रीटमेंट है, ये जानते हैं। इनफर्टिलिटी तब डिक्लेयर की जाती है एक दंपति में जब वो एक साल बिना प्रोटेक्शन फॉलो किए रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, पर उसके बावजूद उनको बेबी नहीं हो पाता, तो इसको इनफर्टिलिटी डिक्लेयर करते हैं। अगर उनको कभी भी बेबी नहीं हुआ तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है, और यदि एक बेबी हो जाने के बाद 1 साल के ट्रायल पे भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। तो इनफर्टिलिटी के जो रीजंस हैं वो बहुत मेल फीमेल कॉज हो सकते हैं, और कई बार दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के ही प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। तो पहले जानते हैं कि फीमेल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो मेन जो ऑर्गन्स हैं, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। तो ये 3 पार्ट्स हैं जहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, या फिर फीमेल्स के अंदर हार्मोनल लेवल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले ओवेरियन कॉजेज़ पे हम फोकस करते हैं कि ओवरीज में ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। बहुत आजकल कॉमन है पीसीओडी यानी आपकी ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, मगर ये लेडीज़ ओव्यूलेट नहीं करती हैं। तो इन लेडीज़ में मेनली हमें प्रॉब्लम आएगा कि ये वेट गेन हो जाता है, इनको हिर्स्यूटिज्म, मोर फेशियल हेयर ऑन द फेस होता है, इन लोगों को एक्ने होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, और इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इन लेडीज़ को हमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहले कि वो अपनी वेट मैनेजमेंट करें, वेट को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, दे मस्ट ईट राइट, और इस सब के बावजूद उनको जो है फोकस करना होगा अपनी फर्टिलिटी पे। अगर उनको टाइमली कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो उनको अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट को रीच आउट करना होगा, जो उनको हेल्प करेंगे बाय गिविंग देम सर्टेन मेडिसिन्स टू कंट्रोल देयर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन या कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं, या मायोनेसिटॉल प्रिपरेशंस होती हैं जो इन पेशेंट्स को हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनको हम हेल्प करेंगे बाय वे ऑफ गिविंग देम ओव्यूलेशन इंडक्शन, वो मेथड जिससे इनके जो फॉलिकल्स, मल्टीपल डोर्मेंट फॉलिकल्स होते हैं इनकी ओवरीज में, वो ओव्यूलेशन की तरफ प्रोसीड करें। तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, जिसको हम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से फॉलो करते रहेंगे। और जब इनके फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो इनको हम या तो टाइम इंटरकोर्स के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर इनका IUI कैरी आउट करेंगे। और अगर इन पेशेंट्स को इस इंटरवेंशन से भी हेल्प नहीं मिल पाता है तो फिर हमें इनको IVF ऑफर करना होता है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ अनदर ओवेरियन कंडीशन, एक और कंडीशन ओवरी की जहाँ पे कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, वो होता है पुअर ओवेरियन रिजर्व। ये PCOD के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे पेशेंट्स में टाइम से पहले उनके जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये 40 से पहले किसी को मेनोपॉज हो तो उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये भी एक प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का ही एक सबसेट है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स रहते हैं? ऐसे पेशेंट्स में ये कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे पीरियड्स बहुत स्कैंटी हो गए हैं, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, और जब हम इनको टेस्टिंग करते हैं तो हमें मिलता है कि इनके AMH लेवल्स बहुत लो हैं, इनके अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में बहुत कम फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली इन लोगों को फिर इनफर्टिलिटी भी होती है। जब ये प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये लोग कंसीव नहीं कर पाते। अब हाउ डू वी हेल्प सच पीपल? ऐसे पेशेंट्स को हमें पहले तो इनको हमेशा बताना रहता है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अगर हम इंटरवेंशन देंगे तो दैट इज़ बेस्ट फॉर देम, क्योंकि टाइम के निकलते इनका एग का रिजर्व और कम हो जाएगा और ये अपने एग्स से प्रेगनेंसी करने की इनकी चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इन पेशेंट्स में जो भी फर्टिलिटी स्टैंड पॉइंट से हमें इनको हेल्प देना है वो बहुत ही जल्दी से जल्द देना चाहिए। इनको भी अगेन डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर मैरिड लाइफ, इनको हमें या तो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन या फिर IUI दें, और अल्टीमेटली IVF से ही हेल्प करेंगे। मगर जो हमारा इंटरवल ऑफ प्रोसीडिंग, या फिर जो हम कहें कि जिस रैपिडिटी से हमें एक ट्रीटमेंट मोडालिटी से दूसरे पे जाना है, वो यहाँ पर कंपेयर टू एनी अदर डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा रैपिड होगा, क्योंकि अगर हम टाइम रहते इनको सही इंटरवेंशन नहीं देंगे तो इनके जितने भी एग्स बचे हैं वो सब डिप्लीट हो जाएंगे। एक और कंडीशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो ओवरीज को अफेक्ट करती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस।
एंडोमेट्रियोसिस इनफैक्ट ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ ओवरीज को नहीं, वो ट्यूब्स को भी अफेक्ट करती है, यूट्रस को भी अफेक्ट करती है। मगर इसका इम्पैक्ट क्या होता है ओवरीज पे, वो ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस आपके ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स हैं उनका नंबर भी डिक्रीज कर सकती है और उनकी क्वालिटी भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को भी हमारी ये सजेशन रहती है कि प्लीज़ try and either preserve your eggs or oocytes or try and conceive at the earliest, because again time के रहते इनके eggs का number और quality deplete होती जाएगी, because endometriosis is a disease which is progressive. It will only worsen with time. Endometriosis again जैसे मैंने कहा ट्यूब्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी और यूट्रस के ऊपर भी, यूट्रस की लाइनिंग को इम्पैक्ट करेगी। ट्यूब्स में कभी ब्लॉक हो सकता है कभी नहीं, बट वो ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करेगी, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगी। तो एंडोमेट्रियोसिस विल इम्पैक्ट योर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन मल्टीपल वेज। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द ट्यूबल फैक्टर्स विच में इम्पैक्ट फर्टिलिटी। तो ट्यूबल फैक्टर्स में होगा ऐसी कंडीशंस जो कि आपके फलोपियन ट्यूब्स को इम्पैक्ट करती हैं। फलोपियन ट्यूब्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके ओवरीज से एग को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और यहाँ पे जब एक कपल इंटरकोर्स करता है तो जो स्पर्म है वो वजाइना से इट स्विम्स अप एंड रीचेस द फलोपियन ट्यूब एंड इट इज़ हियर दैट फर्टिलाइजेशन हैपन्स। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड इट इज़ वेयर actually your fertilization happens. And if there is a block in the fallopian tubes, then you cannot help such a couple by way of natural conception, by way of ovulation induction or IUI. If they have a block in both the fallopian tubes, दोनों ट्यूब्स अगर किसी की ब्लॉक्ड है तो ऐसे कपल को हमें सिर्फ IVF ही ऑफर करना होगा। IUI करने के लिए भी हमें कम से कम एक साइड की fallopian ट्यूब ओपन चाहिए। अब कौन से कंडीशंस हैं जो हमारे fallopian ट्यूब्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं? अगर प्रीवियसली कभी भी सर्जरी हुई है पेल्विक एरिया में, या कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई है, तो वो आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है। अगर किसी को कभी पहले TB हुआ है ऑफ द पेल्विक एरिया, या कहीं और का भी जो मे बी लंग्स का TB था बट इट हैड स्प्रेड टू द पेल्विस, दैट कैन ऑल्सो कॉज अ ब्लॉक इन योर फलोपियन ट्यूब्स। देन एज आई हैव सेड बिफोर, एंडोमेट्रियोसिस भी इम्पैक्ट कर सकता है आपके फलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी, यानी फलोपियन ट्यूब्स को फंक्शनली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या हो सकती है, क्या सिम्टम्स दे सकते हैं। सिम्टम्स होंगे, कभी कभी किसी को पेन हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल साइलेंट होगा। तो इसको डिटेक्ट करने का तरीका है कि या तो आप जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पर आपको या तो कोई कलेक्शन मिल सकती है ट्यूब में, या फिर हो सकता है कि आप जब HSG कर रहे हैं उसमें आपको ट्यूब ब्लॉक्स दिख रही हैं, या फिर कभी कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते समय रियलाइज़ होता है कि पेशेंट्स की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या उसमें कोई डिजीज़ प्रोसेस है। और इसका जो इंटरवेंशन है, जैसे मैंने कहा, अगर एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है तो आप फिर भी उनको IUI ऑफ़र कर सकते हैं, बट अगर दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो इसका सिर्फ एक ही मैनेजमेंट का तरीका है, यानी IVF ऑफ़र करें। और रेयरली अगर कोई पेशेंट चाहता है जो कि मेरे लिए आप इतना IVF ना करके आप मेरी रिकैनलाइजेशन सर्जरी कर दीजिए ट्यूब्स के लिए, तो वो भी एक मोडालिटी हो सकती है, बट वहाँ पर अगेन जो हमारा टाइम टू प्रेगनेंसी है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है और इसका सक्सेस रेट भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। देन लेट्स टॉक ऑफ द थर्ड रीज़न ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, वेयर द यूट्राइन कॉजेज में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी। यूट्रस में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं कि फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस और सम काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। तो ये सारी कंडीशंस आपको जो है इनफर्टिलिटी का रीज़न बन सकती हैं। अगर फाइब्रॉइड है, स्पेशली अगर वो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, fibroid is basically growth in the walls of the uterus. But if this is projecting into the endometrial cavity, then you call it a submucous fibroid. और उस situation में ये implantation के साथ interfere करता है and it causes infertility. और endometritis जैसे मैं कह रही थी, या तो TB की वजह से या किसी और infection से, जो आपका lining है of the uterus, which is called the endometrium, that will have some inflammation. तो उसमें उस इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट में भी वो रिसेप्टिव नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, एंड हेंस इट विल कॉज इनफर्टिलिटी। नाउ हाउ कैन यू हैंडल ऑल दिस? अगेन हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अलग है।
अगर हम फाइब्रॉयड की बात करेंगे, सबम्यूकस फाइब्रॉयड की, तो यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होगी. दिस विल हैव टू बी रिमूव्ड बाय वे ऑफ अ हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी. कभी कभी फाइब्रॉयड ना होके छोटे पॉलिप्स भी होते हैं. अगेन पॉलिप्स ऑल्सो हैव टू बी रिमूव्ड बाय वे ऑफ अ हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल. अगर एडिशंस हैं तो भी इसको हिस्ट्रोस्कोपिकली इनको लाइज किया जाता है, एडिसोलाइसिस करके इनको रिमूव करके, ताकि आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर कर दें. और अगर एंडोमेट्राइटिस की बात आती है, जैसे मैंने कहा, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लेमेशन और एन इन्फेक्शन. सो देयर यू विल ट्रीट इट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज़ द etiology. If it is TB, you may have to give anti-tuberculous treatment, and if it is some other infection, accordingly you treat it with antibiotics and with probiotic medication sometimes. Other than this, in the female patients, hormones can be a problem sometimes. कभी prolactin के levels abnormal है, कभी thyroid के levels abnormal है. Sometimes there are certain hormones which are released from the hypothalamus pituitary axis in the brain. They may have an abnormal level. So all these will also impact fertility. Very rarely in women there can be some genetic causes like Turner's syndrome, where again it will impact the number of eggs in the ovaries, but ये genetically transmitted होता है, तो there is no other way of treating it. तो कई बार जब ऐसी women में बहुत कम egg reserve होता है या नहीं होता है, तो these women have to be offered a donor egg IVF. अभी मैंने आपको इतने सारे reasons female infertility के बताए हैं, तो इससे समझ में आ सकता है कि कितने डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. तो प्लीज़, अगर आप में से कोई भी, एनी वन ऑफ यू इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, प्लीज़ रीच आउट टू अस एट द अर्लीस्ट. वी आर देयर टू हेल्प यू, एंड प्लीज़ डू नॉट डिले सीकिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट.